नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए सीमा असीम सक्सेना जी की लिखी कहानी दर्द की लकीर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी, सीमा असीम सक्सेना जी मूल रूप से कथाकार और उपन्यासकार हैं और कविताएं लिखना इनको बहुत पसंद है। इनका लेखन थोड़ा विस्तार लिए हुए है। इन्होंने लगभग 40 कहानियों के अलावा 7 उपन्यास लिखे हैं। उनके 4 कहानी संग्रह, 2 कविता संग्रह और 5 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी दर्द की लकीर। मोबाइल की घंटी लगातार बज रही थी। वैशाली ने स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई। देखा घर से माँ का फ़ोन था। माँ का फ़ोन देखते ही उसकी आंखों में हमेशा जो चमक उभरती थी, आज वो बिल्कुल नज़र नहीं आई, बल्कि आज उन आंखों में बेहद मायूसी थी। जैसे कोई उत्साह ही नहीं बचा था किसी से बात करने का। और माँ तो वैसे भी आवाज़ सुनते ही सब पहचान जाएगी। उनसे कुछ कहे बिना ही वे सब समझ लेती हैं। उसने यूं ही फ़ोन बजने दिया और वह वॉशरूम में चली गई। चेहरे पर पानी के छींटे मारे, मुंह में पानी भरकर गला साफ किया और कुछ हल्कापन महसूस हुआ। बाहर निकलकर माँ को फ़ोन मिलाया। बेटा, कहाँ थी तुम? कितनी फिक्र हो जाती है। एक तो घर से इतनी दूर अकेले रहती हो और जब फ़ोन नहीं उठाती तब तो मेरी जान ही निकल जाती है। उधर से माँ का घबराया हुआ स्वर और ढेर सारे सवाल। अरे माँ, मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। माँ कुछ संयत स्वर में बोली। मैं वॉशरूम में थी, बाहर आते ही सबसे पहले आपको ही फ़ोन मिलाया। अच्छा चलो ठीक है, अब यह बताओ घर कब आ रही हो? वह चुप ही रही। अब उनका अगला प्रश्न होगा, बेटा शादी के लिए अब तो हाँ कर दो। उम्र निकली जा रही है। तेरे साथ की सब लड़कियां अपना घर और बच्चे संभाल रही हैं और एक तू है कि तेरी पढ़ाई ही खत्म नहीं हो रही है। वैशाली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। माँ, आप मेरे गले में शादी का फंदा पहना के ही रहोगी, है ना? शादी और गले का फंदा? बेटा, अगर ये फंदा है तब भी सबको पहनना ही पड़ता है। मैंने भी तो पहना था। लेकिन माँ को कैसे बताएं, कैसे समझाएं कि अब तो खुद की ही नहीं रही, किसी और की क्या होगी और कैसे होगी। वह दिल से किसी की हो चुकी है सदा सदा के लिए, लेकिन क्या वे उसके हैं? एक उदासी सी वैशाली के मन में उतर आई। माँ, बाद में बात करती हूँ, अभी कॉलेज जाना है। ये कहकर माँ के जवाब का इंतजार किए बिना ही उसने फ़ोन काट दिया। वह उदास सी अपनी अलमारी खोलकर उसकी दराज से एक डायरी निकाल लाई। खुली खिड़कियों से ठंडी तेज हवाएं कमरे के पर्दों को हिला रही थी। वह ठंडक से सिहर उठी। आज ये कैसी हवाएं हैं जो डर पैदा कर रही हैं। हाथ में पकड़ी डायरी को मेज पर रखकर उसने सामने की दीवार पर लगे अपने छोटे से एलईडी को ऑन कर दिया। न्यूज़ चैनल ही चल रहा था। न्यूज़ एंकर तेज आवाज में बोल रही थी, नेपाल में पृथ्वी डोली, जान माल की हानि। इसके साथ ही इंडिया में भी झटके महसूस किए जा रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं सीधे नेपाल। बस इसके आगे वह नहीं सुन सकी। क्या वह यही चाहती थी? हाँ, यही तो चाहती थी कि भले ही धरती डोल जाए, तबाह हो जाए, दुनिया मिट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए और आ जाए कयामत। कयामत आ जाए कयामत। लेकिन क्यों? केवल अपने प्यार को पाने के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया को खत्म करने के बारे में सोचना। क्या वह आतंकवादी है जो अपनी खुशी के लिए सबको मिटा देना चाहती है? क्या करे वह? आखिर क्या? वो अपने प्यार को पाना चाहती है, हर हाल में, हर कीमत पर। वो खुद को भी तो मिटा लेना चाहती है। न जाने क्या सोचकर थम जाती है, ठिठक जाती है। अचानक से हवा का तेज झोंका आया और डायरी के पन्ने फड़फड़ाकर खुल गए। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा नाम आंखों के सामने छा गया, प्रेम तेरे लिए। मन में सिहरन भर गई, रोम रोम रोमांचित हो गया। वैशाली ने डायरी के साथ ही निकाली, अपनी शॉल को कसकर लपेट लिया, डायरी को सीने से चिपटाकर रो पड़ी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी थी मेरे प्यार में? जान तक न्यौछावर करने को तैयार रहती थी, फिर क्या कमी रह गई? मन में एक हुक सी उठी। उसे महसूस हुआ 2 प्यार भरी आंखें उसके चेहरे को भेद रही हैं, जो चीख चीख कर कह रही थीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पहले भी करता था, आज भी करता हूँ।
नहीं, तुम प्यार नहीं करते, नहीं करते तुम प्यार। करता हूँ वैशाली, बस तुमसे ही तो प्यार करता हूँ। तुम गलतफहमी में मत रहो, वो मेरी कोई नहीं। उसकी शक्ल अगर तुम एक बार देख लो दोबारा मिलना भी पसंद नहीं करोगी। डियर, उसे साड़ी पहनने तक की तमीज नहीं है। फिर ऐसा क्या था उसमें जो तुम उससे मिलने चले गए? नहीं प्रिय, मैं उससे मिलने नहीं, मैं तो अपना सम्मान ग्रहण करने गया था। विश्वास करो प्लीज वैशाली। उसकी दलीलें सिर्फ अपनी सफाई में दी गई दलीलें मात्र ही लग रही थीं। वैशाली की आवाज़ गले में ही घुटने लगी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कह पाई। कह कर भी क्या लेती? उसके सामने तो हार ही जाती। हमेशा डॉक्टर रंजन से हारती ही तो आई है। आज भी हार गई। पहले उससे हार जाना सुख देता था और आज उसे आंसुओं में भिगो गया। कुछ बोलो वैशाली, कुछ तो बोलो। नहीं कह सकी वो कुछ भी नहीं। वो बस फूट फूट के रोना चाहती थी। वो खामोशी से वहां से निकल आई थी। रंजन उसे रोकता ही रह गया। क्या गलती थी उसकी? उसने क्या गलती की थी? प्रेम ही तो किया था। अगर यह गलती है तो उसने यह गलती की है। वो जोर जोर से चीख चीख कर सबको बता देना चाहती थी, किसी से भी नहीं छुपाना। उसने प्रेम किया है, वो भी सच्चा। डर कैसा? लेकिन यह प्रेम ना बड़ा भीरू बना देता है, एकदम डरपोक। वैसे कभी कभी ये बहुत बहादुर और निडर भी बना देता है, और कभी एकदम से कमज़ोर। आज वह स्वयं को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी, एकदम हारा हुआ। वैशाली को लगा कि उसके सारे ख्वाब मिट्टी में मिल गए। वो टूटकर बिखरने लगी, तिनका तिनका होकर। तिनके का क्या अस्तित्व। कोई दर्द उससे लिपट गया। उसे लगा कि दर्द ने उसे अपने आगोश में ले लिया है। जल उठी कोई आग और उसके भीतर ही भीतर दहकने लगी। प्रेम जितना सुख देता है उससे कई गुना ज्यादा दुख दे देता है। वह प्रेम के लिए जी रही थी और अब प्रेम के लिए ही मरने लगी। उसने बहुत परिपक्व प्रेम किया था। डॉक्टर रंजन से बहुत गहरा बौद्धिक जुड़ाव था, जो न जाने कब प्यार में तब्दील हो गया। उसे पता भी नहीं चला। उसके साथ रहने पर कितना संतोष मिलता है। उसके बिना वो खुद को जान ही नहीं पाती। डॉक्टर रंजन का गंभीर और बौद्धिकता से भरा व्यक्तित्व उसकी मेधा को दिनों दिन परिष्कृत करता चला गया। वो कदम दर कदम आगे बढ़ती ही जा रही थी, हर बात में आगे। किसी भी तरह के नोट्स या राय की ज़रूरत होती, सहज ही प्राप्त हो जाती, जिसकी वजह से सबसे अच्छे नंबर आने लगे थे। अजीब सा नशा उस पर हावी हो रहा था। मन के कोमल तारों को छिड़ने के दिन आ गए लगते थे, लेकिन अपने मन की भावनाओं को वह डॉक्टर रंजन के सामने प्रकट कर ही नहीं पाती। वैशाली और डॉक्टर रंजन दोनों एक ही कॉलेज में थे, लेकिन डॉक्टर रंजन वैशाली से काफ़ी सीनियर थे। वैशाली ने पढ़ाई इसी कॉलेज से की थी। एमए करने के बाद जूनियर सेक्शन में उसकी नियुक्ति हो गई थी, और शायद इसमें डॉक्टर रंजन का ही पूरा प्रयास था, जो फलीभूत हो गया था। जब फ़ोन पर यह खुशखबरी उसने वैशाली को बताई तो अचानक उसके मुंह से आई लव यू निकल गया। डॉक्टर रंजन खुशी से झूम उठे। वह भी तो यही कहना चाहते थे। अभी वैशाली यहाँ उसके पास होती तो वह उसे गोद में उठाकर झूम रहे होते। अगले दिन जब कॉलेज में डॉक्टर रंजन सर मिले तो उन्होंने वैशाली को एक डायरी और एक गुलाब का फूल देते हुए कहा था, ये तुम्हारी जॉब मिलने की खुशी में एक छोटा सा उपहार। सर, उपहार छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि सामने वाले की भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया होता है। और सच में वह उनके लगाव को बिना कहे ही समझ गई थी। वैसे भी प्रेम ऐसी भावना है जो बिना कहे ही व्यक्त हो जाती है। इसके लिए किसी भाषा या परिभाषा की ज़रूरत ही कब पड़ती है। निश्चल मन को समझने में देर ही कब लगती है। ये दोनों प्रेम में इस तरह प्रवाहित होने लगे जैसे नदी। उसने पीएचडी भी डॉक्टर रंजन सर के निर्देशन में करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब प्रेम में रहना दर्द पैदा करने लगा था, जिसे मिलन के द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। सच में अब एक दूसरे के बिना या एक दूसरे से अलग रहना बड़ा मुश्किल लगने लगा था। दोनों ने तय किया कि अब तो घर वालों को बताकर एक हो ही जाना चाहिए। इसी बीच रंजन का सेमिनार में जबलपुर जाना और अपनी पुरानी सहपाठी मृदु से मिलना नहीं सहा गया, बिल्कुल भी नहीं। क्या जीवन में प्रेम कई बार हो सकता है? एक प्रेम के रहते क्या दूसरा प्रेम पर्दापण कर सकता है? ये विचार लगातार उसके दिमाग को मथने लगे। कैसे नहीं समझ पाई। अब कुछ कहने या पूछने की ज़रूरत ही नहीं लग रही थी, क्योंकि जब प्रेम होता है तो मस्तिष्क में किरणें तरंगित होती हैं, जो बिन कहे ही सब कुछ कह जाती हैं, समझा जाती हैं। रंजन की सफाई में दी जाने वाली बातों पर वैशाली को विश्वास नहीं था। एक दिन जब उनका मैसेज मिला था, सच मानो वैशाली, हमारे बीच कुछ नहीं है।
न जाने कब का मृदु से मेरा ब्रेकअप हो गया है। फिर जाना और मृदु से मिलना, क्या एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं? रंजन क्यों ऐसा कर रहे हैं? वे क्यों दोनों को धोखा दे रहे हैं? क्या था वो? आखिर क्या क्या दोनों से संबंध? वो चीख चीख कर पूछना चाहती थी, नहीं कह पाई कुछ भी। टूटकर बिखर गई, पीले सूखे पत्तों से झरझर कर झड़ने लगी। खुद को कोसना एक नियम सा बन गया। आखिर क्यों आ गई वो उनकी नैतिकता से भरी बातों में, जो खुद कहीं से भी नैतिक नहीं। छोड़ दिया पीएचडी का ख्वाब, नहीं करना पीएचडी। क्या करना है ऐसे व्यक्ति से संबंध रख के? आज क्लास में बच्चों को पढ़ते हुए एक जगह पढ़ा, प्रेम गली अति संकरी, जामे दो न समाए। ये कथन सही ही लगा था आज। इतना गहरा व्यक्तित्व और ऐसा कैसे हो सकता है? सहन नहीं हो रहा था उससे। आखिर क्या करे वो? उनसे दूर रहा नहीं जाता और करीब जाने का बिल्कुल भी मन नहीं। मन में अथाह दर्द का समावेश। वो खुद को डॉक्टर रंजन की याद से कितना भी दूर रखे, लेकिन यादें हर वक्त साए की तरह बदन से लिपटी रहती। उसने जानबूझकर तो प्रेम किया नहीं था, ये स्वतः ही हो गया। और अब कितना बेबस कर दिया था कि एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती। सच में वो बावरी हो गई है। माँ तो खुश हो जाएंगी, उन्हें क्या चाहिए? बस यही तो कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे। कितनी ही बार उससे कहा था कि तुझे कोई पसंद हो तो बता दो, मैं उसी से शादी करवा दूंगी। आज बता ही दे रही हूँ। अच्छा, अभी रहने दे रही हूँ, शाम को बताऊंगी, तब तक पापा भी आ जाएंगे। उसने हाथ में पकड़ी डायरी को संभाल के अलमारी में रख दिया और नहाने के लिए वॉशरूम में चली गई। आज उसने बहुत दिनों के बाद खूब अच्छे से नहाया। रंजन सर की तरफ से मन एकदम साफ हो गया था। सच मानो वैशाली, हमारे बीच कुछ नहीं है। न जाने कब का मृदु से ब्रेकअप हो गया है। ये मैसेज उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था और वह खुशी से झूम रही थी। डॉक्टर रंजन सिर्फ उसके हैं और किसी के भी नहीं। उसका मन गुनगुनाने को हो आया। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अपने बालों को टॉवल से पोंछती हुई बाहर आ गई। घड़ी की तरफ नज़र दौड़ा के देखा, दोपहर के 11:15 बज रहे थे। इस समय वो अपने घर में ही मिलेंगे। अलमारी खोलकर लाल रंग की वही वाली साड़ी निकाली जो डॉक्टर रंजन ने उसे गिफ्ट की थी। उसी दिन उन्होंने कहा था, अभी पहन के दिखाओ, देखें तुम पर कैसी लग रही है। जब वह उसे पहन के बाहर आई तो उनके चेहरे पर बेहद खूबसूरत मुस्कान खिलाई थी। उसे बाहों में भरकर चूम लिया था और कहा, आज तुम सचमुच में किसी अप्सरा की तरह लग रही हो, जो स्वर्ग से उतरकर सीधे मेरी बाहों में समा गई है। डॉक्टर रंजन का इतना उन्मुक्त व्यवहार आज तक नहीं देखा था। वे उसे लगातार चूमे जा रहे थे। अब छोड़ दो रंजन, प्लीज़। नहीं, आज मुझसे खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। हाँ, मुझे पता है तुम भी मेरी सांसों में बसते हो, परंतु अभी छोड़ो। अब हम जल्दी ही शादी करके एक हो जाएंगे। डॉक्टर रंजन सारे बंधन तोड़कर आज ही एक हो जाना चाहते थे, परंतु वैशाली ने किसी भी हाल में आज उनका साथ देने से मना कर दिया था। ओह, क्या हुआ है उसे? हर वक्त उनके ही ख्याल। उसने सर को हल्का सा झटक दिया और मन ही मन मुस्कुरा उठी। अपनी साड़ी पर रंजन के पसंदीदा परफ्यूम का स्प्रे करके बाहर आ गई थी। ऑटो लेकर सीधे उसके घर पहुंच गई। कितना खुश हो जाएंगे रंजन और सारी बातों को भुलाकर उसे गले से लगा लेंगे। यह सोचते हुए अपना हाथ डोरबेल की तरफ बढ़ा दिया। अचानक अंदर से आती फुसफुसाहटों पर ध्यान चला गया। अच्छा हुआ मृदु, तुम वापस आ गई मेरे जीवन में। तुम्हारे बिना पता है मैं कितना अकेला हो गया था, कैसे जी रहा था। अकेले कहाँ, वो थी ना आपकी शिष्या। अरे वो तो बस उसकी चाहत थी, न जाने क्यों जान छिड़कती थी। मुझसे शादी के ख्वाब सजा रही थी। किसी भी विषय में उसकी कोई जानकारी नहीं। जब यहाँ एडमिशन लिया था कुछ भी नहीं आता था। घर में भी पढ़ाई नहीं करती थी। सो उन लोगों ने इसे हॉस्टल में डाल दिया। मेरी वजह से ही इतना पढ़ लिख गई। मैं शादी कैसे करता उससे, वो तो मेरे लायक ही नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता हूँ। आगे कुछ सुन ही न पाई। दिमाग सुन्न सा होता लगा और दिल में अचानक से हुक उठी। आंखों से बेतहाशा आंसू छलक पड़े। क्या है ये सब? किसी के दिल से यूं ही खेलना। अगर वह उस दिन भावनाओं में बह जाती तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती, जिसके लिए उसने खुद को अकेला, तन्हा और उदास कर रखा है। स्वयं को दोषी मानती आई थी और आज यह सब। वह अपने मन से ऐसे नीच और शुद्र व्यक्ति के प्रेम को खींच के बाहर फेंक देगी। स्त्री होने के कारण क्या उसे ही समस्त वर्जनाओं को सहना होगा? नहीं, वह नहीं सहेगी, बिल्कुल नहीं। ऐसा इंसान उसका आदर्श कैसे हो सकता है? वो तो उन्हें ही अपना सब कुछ समझ बैठी थी। क्या सिर्फ वो ही उनको प्यार करती थी? जान छिड़कती थी
और वो क्या खेल कर रहे थे, उसके साथ, उसकी भावनाओं के साथ, जज्बातों के साथ। वो तो तन के साथ भी खेलना चाहते थे। शायद वे मचे हुए पक्के खिलाड़ी थे। दर्द देना ही उनकी फितरत थी। उसकी मासूम भावनाओं के खिलाड़ी, वो अकेले कैसे सहेगी ये सब। उसने ऑटो वाले को बुलाया और उसमें बैठते ही माँ को फ़ोन मिलाते हुए कहा, माँ मैं कल आ रही हूँ, आपकी सारी बातें मुझे मंजूर है। वह अपनी झोली में ढेर सारी खुशियाँ भर के ले आएगी और अपना जीवन संवार लेगी। बहुत कीमती जीवन होता है, कोई बर्बाद करने को तो नहीं। उसने प्यार किया, सच्चा प्यार, तो गम कैसा। वह प्रेम में है और प्रेम कभी नहीं मरता, किसी न किसी रूप में बचा ही रहता है। अभी आप सुन रहे थे सीमा असीम सक्सेना जी की लिखी कहानी दर्द की लकीर।